तंत्र कहते हैं। नॉर्मली यदि हम बोले कि प्रतिरक्षा, ये शब्द कई बार हम पढ़ चुके हैं, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि प्रतिरक्षा किसके प्रतिरक्षा क्या है, सब कुछ वो कहानी बता चुके हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। ठीक है। अब आगे अगर मैं इम्यूनिटी की बात करूं ना, तो इम्यूनिटी दो प्रकार का होता है। WBC हमारे अंदर इम्यून सिस्टम बनाता है, माना, ठीक है। उसको साइड करके अगर हम बात करें कि हमारे अंदर जो प्रतिरक्षा है, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो दो प्रकार की है। एक को कहते हैं क्या हम लोग इनेट, और दूसरे को क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड। यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी। इसको हिंदी में सीधा सीधा कह देते क्या, सहज प्रतिरक्षा, और इसको क्या बोलते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा। अब दोनों में ना सिंपल सा अंतर है, हालांकि दोनों लंबे टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। अब सहज प्रतिरक्षा में एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि सर ये सहज है, पहला तो ये आसान होगा, ठीक है। दूसरा जो मुख्य बात है, ये हमें जन्म से प्राप्त है, यानी कि इसको हमने नहीं बनाया, ये जन्मजात हमारे अंदर पाया जा रहा है। ऐसे प्रतिरक्षा को, ऐसे इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी। एक ऐसा इम्यूनिटी पावर जो जन्म के बाद प्राप्त हुआ हो। कुल मिला जुला कर ऐसा हम कह सकते हैं कि सर जन्म के बाद ये हमारे शरीर में बनाया गया होगा। तो ऐसे इम्यून सिस्टम को या ऐसे इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, उपार्जित या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बात पल्ले पड़ा, दोनों में अंतर समझ में आया, पहला चीज। दूसरा, अगर मैं सीधा सीधा इनके बीच अंतर निकालना चाहूं तो दो एक एक पॉइंट तो मिल गया। दूसरा कि सर ये अविशिष्ट होते हैं और ये जो होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं और ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। अब इसका मतलब क्या निकलता है भाई, एक अविशिष्ट है, दूसरा विशिष्ट है, ठीक है। अब अगर मैं अपनी बात कर लूं कि सर मैं यहां पर केवल और केवल बायोलॉजी पढ़ाता हूं, इसके अलावा कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ाया आपको? नहीं ना। मैं अपने आप को, चलो ठीक है कभी पढ़ाया वो अलग की बात है, लेकिन नॉर्मली अगर हमने बोला कि अगर मैं केवल और केवल बायोलॉजी पढ़ाता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं, इसका मतलब कि मैं अपने आप को स्पेसिफिक कह सकता हूं, ठीक है। मैं बायो भी पढ़ा रहा हूं, हिंदी भी पढ़ा रहा, इंग्लिश भी पढ़ा रहा, मैथ भी पढ़ा रहा, कभी स्पेसिफिक नहीं कहलाऊंगा। बात समझे? कुल मिला जुला के हम ऐसा कहें कि सर एक ऐसा इम्यून सिस्टम हमारे पास है जो किसी विशेष के लिए काम नहीं कर रहा, वो सार्वजनिक है, वो सबके लिए काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, अविशिष्ट कहलाएगा। ये पॉइंट तब और जाकर के क्लियर हो जाएगा जब इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। फिलहाल कि सर एक ऐसा, अब दोनों का मतलब क्या, दोनों कर क्या रहा होगा, तो सीधा सीधा हमें क्या दे रहा होगा सर, सुरक्षा दे रहा होगा, प्रोटेक्शन दे रहा होगा हमको। और प्रोटेक्शन किससे मिल रहा होगा, ये भी पता है ना कि किसके अगेंस्ट हमको प्रोटेक्शन मिल रहा होगा, एंटीजन के अगेंस्ट मिल रहा होगा। एंटीजन के खिलाफ यानी कि प्रतिजन के खिलाफ हमारे अंदर हमें सुरक्षा देने के लिए दो प्रकार की इम्यूनिटी हमारे अंदर है। एक इम्यूनिटी ऐसी जो हमें मां से स्वयं मिल गई थी, जब हमने जन्म लिया था उसी समय से हमारे अंदर है, इसको हमने बोला सहज, इनेट बोला, ठीक है। और एक जो जन्म के बाद हमने स्वयं अपने अंदर एक ताकत बनाई है, और वो ताकत हमें क्या देगा सर, सुरक्षा देगा। किससे, एंटीजन से, प्रतिजन से। तो ऐसा ताकत, ऐसा जो सिस्टम है उपार्जित कहलाता है, जो बचपने से हमारे अंदर है, जन्म से ही है, उसको क्या बोला, सहज बोल दिया। दोनों की दोनों स्थिति में हमको मिलेगा सुरक्षा, ठीक है, ये बात भी क्लियर है। अब सुरक्षा किससे मिल रहा है, एंटीजन से मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लो, ये त्वचा हमारे अंदर जन्म के पहले से या जन्म के बाद से ही है, जैसा हम कहते हैं, ठीक है, कि हमने जन्म लिया था उसी समय से क्या है, त्वचा है, ठीक है। त्वचा क्या है सर, एक प्रकार का सहज प्रतिरक्षा का पार्ट है। कैसे है, एक एक करके एग्जांपल के साथ आएंगे हम लोग, तो वहां पे समझ में आएगी बात। अब जरा सोच के बताओ, क्या ये त्वचा विशेष तौर पे वायरस को रोकती है क्या स्पेशली केवल वायरस को रोकती है क्या? सर वायरस आएगा उसको भी रोकेगी, है ना, बैक्टीरिया आएगा उसको भी रोकेगी, कोई फंगस आएगा उसको भी रोकेगी, कोई प्रोटोजोआ आएगा उसको भी रोकेगी। क्या किसी स्पेशल के लिए काम कर रहा है क्या त्वचा? नहीं ना। इसी कारण से ऐसे
ऐसे सहज प्रतिरक्षा को क्या बोलते हैं हम लोग? अविशिष्ट कहते हैं। अब यहां पर जो आएगी बात ना, यहां पर सीधा सीधा बात आएगा किसका? एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी आप सभी लोग जानते हैं, हमारे अंदर 5 तरह के एंटीबॉडी हैं, बात करेंगे उसके बारे में भी। तो इस जो आपके जो एंटीबॉडी होते हैं सर, वो स्पेशली काम करते हैं ना किसी के लिए। अगर एक एंटीबॉडी है सपोज आईजीजी, अगर वो वायरस के खिलाफ काम कर रहा है तो वो वायरस के खिलाफ ही काम करेगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेसिफिक बोलते हैं या तो विशिष्ट बोलते हैं। दोनों में एक अंतर समझ में आ गया? चलो फिलहाल हम शुरू करते हैं क्या पहले इनेट यानी कि सहज प्रतिरक्षा तंत्र को। अब तंत्र बोल दिया, सिस्टम बोल दिया, इसका मतलब बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ पे, तभी तो हम क्या बोले इसको? सिस्टम। 2 लाइन तो पहले से है कि सर ये जन्मजात मिल रहा है हमें, दूसरा क्या मिल रहा है? ये अविशिष्ट रूप में मिल रहा है, यानी कि किसी विशेष के लिए ये कार्य नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको कैटेगराइज करना चाहूं तो आपके अंदर खुद से सोच के देखो कि क्या क्या चीजें मिल रही है। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो सहज प्रतिरक्षा होता है ना, एक प्रकार का ये रोधक होता है। रोधक, रोधक माने बैरियर, एक तरह का ना बैरियर होगा, रोकने का काम करेगा। किसको रोकने का काम करेगा? एंटीजन को। ये मारेगा नहीं, मारने का काम किसमें आ जाएगा? एक्वायर्ड वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मारता नहीं है, क्या करता है? रोकता है। किसको रोक रहा है? एंटीजन को रोक रहा है, प्रतिजन को रोक रहा है। और प्रतिजन हम उन हर एक को कहते हैं जो बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उन हर चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिजन बोलते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? अब यदि इसके बारे में बात करो तो ये कितने प्रकार के हो जाएंगे? पढ़ा इसको आगे, सहज वाले को कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हम शुरू करते हैं शारीरिक। ठीक है, तो शारीरिक रोधक की अगर मैं बात करें, बॉडी बैरियर है एक तरीके का। इसमें आपकी 2 चीजें आती है मेनली। एक तो आपका आ जाता है त्वचा। चलो पहला लेकर के आते हैं यहाँ पे, क्या है? शारीरिक अवरोधक या शारीरिक रोधक जो आप कह लो। एक तरह से एग्जाम्पल बस केवल आप लिख लीजिएगा, बातें सबको समझ में आ जाएंगी। इसको 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे, त्वचा और श्लेष्मा, यानी कि म्यूकस। ये स्किन और ये म्यूकस। म्यूकस याद है आप लोगों को बताया था मैंने कि ये जो हमारी आंत है या जो हमारे अंदर जो खोखले हमारे अंग हैं, उन अंगों के कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं, जिसमें से एक को नाम दिया था हमने क्या? माल्ट, याद है? म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यानी कि हमारे आंत की या फिर हमारे अंदर ये नलिका जो वगैरह जो हो गई ना, इसमें अंदर से म्यूकस पाए जाते हैं। म्यूकस यानी कि श्लेष्मा। आपके नाक में श्लेष्मा है, पता है ना? श्लेष्मा क्यों है, क्या करती है वहां पे? रोकने का काम करती है। 2 चीजों को रोकती है। पहला तो डस्ट, ठीक है, डस्ट को अंदर नहीं जाने देगी, क्योंकि श्लेष्मा क्या होता है? गाढ़ा होता है। वो डस्ट में आपका जो श्लेष्मा गाढ़ा है, जैसे ही डस्ट वहां पे जाएगा, वो डस्ट उसी श्लेष्मा में फंस करके रह जाएगा। धीरे धीरे वो श्लेष्मा और गाढ़ा होता जाएगा, और गाढ़ा होता जाएगा, और डस्ट भरता जाएगा, और गाढ़ा होता जाएगा। एक समय आएगा कि वो श्लेष्मा सूख करके नाकों से बाहर निकल जाता है, फिर अंदर श्लेष्मा बनती रहती है। तो पहला तो डस्ट को रोक रहा है। दूसरा कि जो बाहर से सर प्रतिजन जा रहे हैं हमारे अंदर, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी, तो वो भी क्या है सर? सूक्ष्म जीव है, वो भी श्लेष्मा में फंस करके रह जाते हैं। ठीक है, तो वो नाक से शुरू हुआ, फिर ये फूड पाइप है, फूड पाइप में भी श्लेष्मा पाया जाता है। आपने भोजन किया, भोजन में कोई रोगाणु चला गया, कोई इन्फेक्शन फैलाने वाला कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया, वो भी जाकर के उस श्लेष्मा में क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या बोला? सर पहला तो हमारा त्वचा, जो एक प्रकार से शारीरिक अवरोधक का एग्जाम्पल है। ठीक है, बॉडी बैरियर का एग्जाम्पल है। त्वचा सर किसी को भी अंदर प्रवेश करने नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ अंदर प्रवेश कर भी गया, जैसे मुख के माध्यम से, नाक के माध्यम से, तो जैसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है अंदर से सर म्यूकोजल होता है, यानी कि अंदर से उसमें क्या भरी पड़ी है? श्लेष्मा भरी पड़ी है। जैसे ही कोई रोगाणु जाएंगे, कोई इंफेक्शन फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे, वो जाकर के वहां पे फंस जाएंगे। एक तरीके का बैरियर का काम कर दिया। ठीक है, तो ये बॉडी रोधक या फिर बॉडी बैरियर जो है, शारीरिक रोधक जो है, एक एग्जाम्पल है या एक पार्ट है किसका? सहज प्रतिरक्षा का। यानी कि ये भी एक प्रकार से क्या कर रहा है? प्रतिरक्षा ही तो दे रहा है ना हमें। ठीक है, दूसरा कोशिकीय रोधक, ये तो शारीरिक हो गया। दूसरा अगर हम बात करें कि सर कोशिकीय के रूप में कोई काम कर रहा है क्या? देखिए कोशिका के रूप में कौन कौन काम कर रहे हैं।
कोशिकीय रोधक, यानी कि वापस से बैरियर का काम करेगा, वापस से रोकने का काम करेगा। लेकिन यहां पर कौन आए रोकने का काम करेगा? कोशिका रोकने का काम करेगी, सेल रोकने का काम करेगी। एज फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको याद है न्यूट्रोफिल्स? ठीक है, न्यूट्रोफिल्स क्या है सर? एक मारने वाली कोशिका है ना। तो ये अंदर जो भी रोगाणु जाएंगे ना उनको रोकने का काम करेगी। ठीक है। दूसरा बेसोफिल्स याद है? यही बेसोफिल्स है जो आगे चल के कन्वर्ट होता है किसमें? मैक्रोफेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो या तो बेसोफिल्स कह लो या तो मैक्रोफेज कह लो। उसके बाद मोनोसाइट। उसके बाद एक चीज आपको नहीं बताया हमने, एनके सेल। एनके सेल बताया था क्या? इनको कहते हैं नेचुरल किलर सेल, हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक मारक कोशिका। होगा बुक में मेरे ख्याल से, है ना। प्राकृतिक मारक कोशिका, ये भी हमारे शरीर का ही हिस्सा है, ये जन्मजात होता है हमारे अंदर। एनके सेल्स ये भी क्या करते हैं? रोकने का काम करते हैं हमारे शरीर में, एक तरीके से बैरियर बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप था किसका? सहज प्रतिरक्षा तंत्र का कोशिकीय रोधक। उसके बाद तीसरा कौन सा है? कोशिकीय के बाद कायिकीय है। चलिए कायिकीय में बात करते हैं। मिटाते जा रहे हैं ना, इसमें विशेष कुछ है नहीं, जहां पे समझना है उसको ध्यान से देखेंगे। इसमें बस केवल आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। कायिकीय को फाइलोजेनिक बोलते हैं शायद, फाइलोजेनिक इम्यूनिटी। तीसरा कायिकीय रोधक। यहां पर एग्जांपल में याद रख लीजिएगा बच्चा, आंसू। आपके आंख में आंसू है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का रोधक का काम करता है। कभी केयर किया क्या आपने? एक प्रकार से एलर्जी देता है। अच्छा ये बताओ, एलर्जी अच्छी बात है या खराब बात है? कहने से पहले सोच लेना जरूर। एलर्जी अच्छा है कि खराब है, ये बताइए। एलर्जी होना अच्छी बात है। इंडिकेशन तो है, वो ठीक है। ठीक है, इंडिकेशन के साथ साथ जहां पर आपको एलर्जी हो रही है ना, वहां पर वो अंग, वो हिस्सा लाल हो जाता है। ठीक है, अब लाल होने की वजह से क्या हो जाता है कि वहां पर हीमोग्लोबिन का जमाव, रक्त का जमाव बहुत ज्यादा होने लगता है, जिस कारण से वहां उस एलर्जी वाले एरिया में कोई और रोगाणु प्रवेश ना कर जाए, इसलिए जानबूझकर एलर्जी कराई जाती है। एलर्जी होना अच्छी बात है। अब सोचो, आपके आंख में कुछ भी चला जाए, आंसू आ जाएगा। चाहे वायरस चला जाए, बैक्टीरिया चला जाए, धूलकण चला जाए, इन सब में कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा? आंसू आ जाएगा। और आंसू कहीं ना कहीं क्या करता है बच्चा? आपके शरीर के अंदर जाने से रोकेगा किसी भी चीजों को। ठीक है, कभी आप केयर करिएगा, आपके आंख में बहुत बड़ा तिनका चला गया, आप बाहर है, धूल, अचानक हवा चली, धूलकण बहुत ज्यादा पड़ गया। अब आप ना कुछ नहीं करो, हम मलना चालू कर देते हैं आंख को, इसलिए और समस्या हो जाती है। कुछ मत करो, बस सीधा आंख बंद रखो 5 मिनट 10 मिनट तक चुपचाप। आपके आंसू में इतनी ताकत है ना कि वो उस बड़े से तिनके को, जो आपके आंख को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको कुछ इस कदर मैनेज करेगा ना कि उस कण के ऊपर एक लेयर चढ़ा देगा आपका आंसू, और वो कण इतना मुलायम हो जाएगा कि अब आपके आंख में चुभना बंद हो जाएगा। समझे? तो बहुत ताकत है हमारे आंसू में। ठीक है, दूसरा लार। लार में सबको पता है सर, लाइसोजाइम होता है, एक एंजाइम होता है। ठीक है, वो क्या करता है? तो वो लाइसोजाइम हमारे लार में जो पाया जा रहा है, वो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। स्पेशली बैक्टीरिया की वृद्धि को, हालांकि सबको रोकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या करता है? बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय बोला जाता है खाना को थोड़ा सा चिबा के खाइए। नींद आ रहा है? जाके मुंह धो के आओ, जल्दी जाओ, सो के दिखाओ तो नहीं कब हमको कोनो, जल्दी जाके पीछे बढ़िया से मुंह हाथ धो के आओ। ज्यादा नींद लग रहा है, पीछे सो जाना, आना मत क्लास में। अजय यहाँ फोकस करो, यहाँ पे लार की बात कर रहे थे कि सर लार में हमारा क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। वो लाइसोजाइम क्या करता है? विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं को रोक देता है मुंह में। आप खाना जितना अच्छा से चिबाओगे, आपके खाने के एक एक तिनके में क्या हो जाएगा? लार मिक्स हो जाएगा। चिबाने से बहुत तरह का फायदा है, आपके खाने का एक एक तिनका में लार चला जाएगा, जिससे पहला फायदा क्या होगा कि सर आपका जो खाना होगा ना, आधा तिया तो मुख में ही डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा खासा आपने लार उसमें मिक्स कर दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा तो आपके मुख में ही डाइजेशन हो गया, एकदम से लुगदी बन जाती है, पेस्ट बन जाता है, और वो पेट में जाएगा तो आसानी से उसका पाचन हो जाएगा। हाँ, तो अच्छी बात है ना। थोड़ा जो हवा हवाई जो दिख रही हो ना, वो सही हो जाओगी, है ना। तो ज्यादा बढ़िया से खाया पिया करो। ठीक है,
तो अगर अच्छे से हम भोजन करते हैं तो वो भोजन अच्छे से पचता भी है। अब पचना ही नहीं जरूरी है, पचने के साथ साथ अवशोषण होना बहुत जरूरी है। और अवशोषण तो तब हो पाएगा ना कि जब आपका भोजन जटिल से सरल बन चुका है ना, यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन चुका है, तभी तो उसका एब्जॉर्प्शन आसानी से किया जा सकता है। और जब तक सिंपल नहीं होगा तब तक एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए लार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लार करता क्या है, तो ये हमारे मुख में जो भी हम खाना खाते हैं, कुछ भी चीज खा रहे हैं, उसमें कोई भी इंफेक्शियस मैटर गया उसको क्या कर देगा, रोक देगा, खत्म कर देगा। चलो लार भी रोकने का काम कर रहा है। अच्छा, अगर कोई ताकतवर मिल गया, कोई रोगाणु ऐसा, कोई इंफेक्शियस मैटर ऐसा कि लार से भी नहीं मरा, कहां चला गया, पेट में चला गया, है ना। तो हमारे अमाशय में, हमारे पेट में क्या मिल जाएगा, अम्ल मिल जाएगा, क्या एसिड मिलेगा, क्या सबको पता है कौन सा एसिड मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा। बड़ी खतरनाक एसिड है, इसमें लोहा भी डालो तो गल जाएगा, इतना खतरनाक है HCl। अब सोचो क्या HCl से बच पाएगा क्या। सारे के सारे क्या कर रहे हैं सर, प्रोटेक्शन देने का ही तो काम कर रहे हैं ना हमको, ठीक है। और ये सब कुछ जन्मजात ही मिले हैं हमको। कितना, ये तीसरा नंबर था ना। तो ये तीनों एग्जांपल याद रख लीजिए, किसमें, काइकीय में फेलोजेनिक इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं इसको। हो गया तीसरा। चौथा साइटोकाइनिन है ना, हाँ, साइटोकाइनिन अवरोध। इसके अंदर एग्जांपल आता है इंटरफेरॉन का। क्या है इंटरफेरॉन? इंटरफेरॉन क्या है, कभी सुना? हाँ ठीक है, प्रोटीन है, चलो लिख देते हैं। एक प्रकार का क्या है, ये प्रोटीन है। इसके अलावा इंटरफेरॉन एक और नाम देते हैं इसको। ये जो प्रोटीन है ना, इस प्रोटीन को हम कह सकते हैं प्रति विषाणु, है ना, प्रति विषाणु प्रोटीन, जिसको कह सकते हैं हम लोग एंटी वायरल प्रोटीन। नहीं, ये बचाएगा नहीं, करेगा क्या, देखो जैसे यहां पर कुछ कोशिकाएं मिल रही हैं, हमारे बॉडी की बात कर रहे हैं, चलो कहीं पे हमारी कुछ कोशिकाएं मिल रही हैं। अब इन पर क्या हुआ, तो वायरस ने अटैक कर दिया, ठीक है, इनके अंदर चला गया वायरस, भर गया वायरस। ये हमारे सेल जो है कैसे हो गए, इन्फेक्टेड हो गए, संक्रमित कोशिकाएं हो गई। सीधा सीधा ये हमारे सेल क्या हो गए, इन्फेक्टेड हो गए, संक्रमित हो चुके हैं। अब क्या, तो वे कोशिकाएं, ध्यान दीजिएगा, वे कोशिकाएं जो वायरस से संक्रमित हुई हैं, वायरस से इन्फेक्टेड हुई हैं, ये कोशिकाएं एक प्रोटीन का स्राव करती हैं, ठीक है। और वो जो प्रोटीन का स्राव होता है, वो प्रोटीन कौन है, इंटरफेरॉन है। और इंटरफेरॉन निकलने के बाद क्या करेगा, आप सोच के देखो, आप क्या करोगे, आपके घर पे अचानक से अगर रात में चोर आ गया, अब तो बंदूक लिया, चुपचाप शांत पड़ जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर उसके जाने के बाद या अगर आपको मौका मिल जाए तो क्या लगता है कि आप अपने घर में और भी लोग हैं उनको सावधान नहीं करोगे, है ना। ये भी क्या करता है, एक तरह का सावधान करने का काम कर रहा है। ये कोशिकाएं वो कोशिकाएं हैं जिन पर अटैक हुआ है, किसका, वायरस का। अब ये क्या करती है कि हमारे शरीर में और भी तो कोशिका बची पड़ी है ना, इन कोशिका को मालूम ही नहीं है कि हमारे शरीर पर किसका अटैक हुआ है, वायरस का अटैक हुआ। लेकिन जिन कोशिका पर अटैक हुआ है ना, ये कोशिकाओं ने कुछ सेक्रेट किया है, कुछ स्राव किया है, जिसका नाम है इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन घूमते 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 कहां चला गया, उन कोशिकाओं के पास जो कोशिकाएं अभी इन्फेक्टेड नहीं है। तुरंत इनको मालूम चल जाएगा कि कहीं से इंटरफेरॉन आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे वायरस का अटैक हुआ है। बस समझे। अब ये कोशिकाएं क्या करेंगी, अब आपको मालूम चल गया कि घर में चोर बैठ गया है, ठीक है, जिसके सामने बंदूक लेके खड़ा है वो तो कुछ नहीं कर सकता, और जिसको जानकारी मिल गया वो क्या करेगा, वो भी अपना हथियार तैयार कर लेगा ना। अब ये कोशिकाएं क्या कर लेंगी, अपने आप को तैयार करके रेडी कर लेंगी। बात समझे। ये अगर इनके पास वायरस पहुंचेगा तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए ये तैयार है। बात समझ आया। इंटरफेरॉन क्या करता है, इंटरफेरॉन एक तरह का आप कह सकते हो कि अर्लियर मैसेज है, किसके अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट। यानी कि पहले से सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी कि कहीं ना कहीं वायरस का अटैक होने वाला है।
और ये इंटरफेरॉन कौन रिलीज करेगा? याद रखिएगा, हमेशा संक्रमित कोशिकाएं ही रिलीज करती हैं, इन्फेक्टेड सेल ही रिलीज करते हैं। ठीक है, ये चारों के चारों पार्ट थे किसके बच्चा? आपके सहज प्रतिरक्षा के, यानी कि इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत ये चार चीजें आती हैं। और ये चारों में मेन बात क्या होती है कि सर ये जन्मजात हमें मिला होता है, उसके साथ साथ ये क्या होते हैं? अविशिष्ट होते हैं, ये किसी स्पेशल के लिए काम नहीं करते हैं। डन, खत्म। इनेट इम्यूनिटी यानी कि सहज प्रतिरक्षा खत्म। पंखा चलाओ ना जी, कहें कि कहें गर्मी लग रहा है। यहां तक में किसी को कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो, पूछ लीजिएगा। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग किसका? उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र का। एक्वायर्ड इम्यूनिटी समझिएगा। जाहिर सी बात है कि इसमें हम क्या लिखेंगे? पहला बिंदु हमको पहले से पता है कि सर ये जन्मजात नहीं होता है, जन्म होने के बाद हमारे अंदर इसको तैयार किया जाता है, पहला बिंदु। दूसरा चीज कि ये कैसे होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं, ये किसी स्पेशल के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब ये चीज इसको उपार्जित का एक्वायर्ड की अगर हम बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? लिम्फोसाइट। लसीकाणु, चलो अब इतना तो पता है ना कि लसीकाणु लिम्फोसाइट कितने प्रकार के होते हैं? बी लिम्फोसाइट और दूसरा कौन? टी लिम्फोसाइट। चलो कुछ लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं क्योंकि एड्स वगैरह जब पढ़ा रहे थे उस समय हमने आपको बताया था। फिलहाल दोबारा पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, अब इन दोनों के बीच का अंतर हमको बता चुके हैं पहले से ही, है ना? तनिक खड़ा हो जाइएगा बच्चा। अब बताइए कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में अंतर क्या है? फटाफट जल्दी, क्या अंतर है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में? इधर स्क्रीन कट नहीं रहा ना ये वाला? ठीक है, चलो बता दो बाबू, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में क्या अंतर है? नहीं पता? काहे नहीं पता? बैठ जाओ चुपचाप, नहीं तो अगर मूड उखड़ गया तो फिर। नेक्स्ट, क्या अंतर है बाबू बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में? काहे आती हो जी तू सब लोग, एकदम नहीं पढ़े हो क्लास, तब फिर काहे नहीं जुबान खुलता है आप लोग का? हमको समझ में नहीं आता है। बैठिए, देखिए समझिएगा, बी का मतलब क्या था बच्चा? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। ठीक है, ऐसा लसीकाणु, ऐसा लिम्फोसाइट जिसका जन्म कहां पे हुआ? बोन मैरो में। मैच्योर यानी कि तैयार कहां पे हुआ? बोन मैरो में। इसी वजह से ऐसे लसीकाणु को, ऐसे लिम्फोसाइट को नाम देते हैं बी लिम्फोसाइट। बी से बोन मैरो, बी से बी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब यहां पे टी लिम्फोसाइट क्यों बोला? क्योंकि सर एक ऐसा लसीकाणु या कुछ ऐसे लसीकाणु, कुछ ऐसे लिम्फोसाइट होंगे जो बने कहां पर हैं? बोन मैरो में, लेकिन ये तैयार कहां पे हुए? मैच्योर कहां पे हुए हैं? थाइमस में हुए हैं। ठीक है, और ये थाइमस में तैयार हुए हैं, इस वजह से यहां से टी उठाते हैं और लिख देते हैं क्या इनको? टी लिम्फोसाइट। इतना तो पता होना चाहिए, कई बार बताया कि ब्लड का एक एक फैक्टर, एक एक कारक कहां पर बनता है? बोन मैरो में। हाँ, मैच्योर होने का कंडीशन अलग अलग हो सकता है, वो एक अलग की बात है। तो मैच्योर होने के कंडीशन के आधार पे तो हमने बोला कि लिम्फोसाइट दो प्रकार के, ये बना भी बोन मैरो में, तैयार भी बोन मैरो में हुआ, इसलिए इसको क्या बोला? बी लिम्फोसाइट। और ये कुछ ऐसे होंगे जो बने तो बोन मैरो में हैं लेकिन तैयार कहां पे हो रहे हैं? थाइमस में, इसीलिए इनको क्या बोला? टी लिम्फोसाइट। अब ये जो बी लिम्फोसाइट होता है ये वापस से है दो प्रकार का। पहले को कहते हैं प्लाज्मा बी सेल,
और दूसरे को कहते हैं मेमोरी बी सेल। ठीक है, जबकि टी लिम्फोसाइट होता है 4 प्रकार का। पहला TH, दूसरा TK, तीसरा TS और चौथा TM। ठीक है, सबका फुल फॉर्म भी बता रखा है आपको, टी हेल्पर, टी किलर, टी सस्प्रेसर और टी मेमोरी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या, आपके लिम्फोसाइट के टाइप हो गए कि लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट 2 प्रकार का, प्लाज्मा बी सेल, मेमोरी बी सेल। टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार का, टी हेल्पर, टी किलर, टी सस्प्रेसर, टी मेमोरी। ठीक है, हिंदी में कहे तो टी सहायक, टी मारक, टी संदमक और टी स्मृति। क्या क्या? हेल्पर माने सहायक, किलर माने मारक, सस्प्रेसर माने संदमक होता है, शांत करने वाला होता है, और उसके बाद मेमोरी मतलब क्या होता है? स्मृति होता है। एक मिनट, इसको हंसी आ रहा है जी। देखिए, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब आगे सुनना, क्या क्या बताया इसके बारे में, उपार्जित यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में क्या क्या बताया। सबसे पहला बिंदु हमने कहा था कि ये क्या होता है, जन्म जात प्राप्त होता है हमें, अरे सॉरी उल्टा बोल दिया, उल्टा, सॉरी, जन्म के बाद। दूसरा, ये कैसे होते हैं? विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं ये। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके पास स्मृति होती है, यानी कि स्मृति माने वही मेमोरी होती है। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में, क्या है ये स्मृति, क्या है मेमोरी। अब सुनना ध्यान से, क्या क्या चीजें इसमें। जो आपको टी हेल्पर दिखाई दे रहा है ना, टी हेल्पर क्या करता है कि ये रहा हमारा कौन, प्लाज्मा बी सेल। इस प्लाज्मा बी सेल को आवश्यकता पड़ने पर ये टी हेल्पर सेल क्या करता है, एस्टिमुलेट करता है, माने सीधा सीधा क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, बदले में ये प्लाज्मा बी सेल क्या बनाता है, एंटीबॉडी। ठीक है, और जो वो एंटीबॉडी बनाता है ना, कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। ये भी तरीका आपको बता रखा है, कैसे लिखना है, कैसे याद करना है। दिमाग आईजी लिख दिया, आराम से लगा दो DEMAG। ठीक है, यानी कि ये 5 प्रकार के बनते हैं हमारे अंदर एंटीबॉडी, IgD, IgE, IgM, IgA, IgG। कहानी समझ में आई कैसे बना है ये? नहीं समझ में आया? हाँ, रुके हुए हम तो, हम कहाँ जा रहे हैं। अब वो जरूरत कब पड़ेगी स्टिमुलेट करने की, वो भी बात करेंगे हम लोग सीधा सीधा कि सर लिम्फोसाइट 2 प्रकार के, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट वापस से 2 प्रकार का, प्लाज्मा बी सेल, दूसरा मेमोरी बी सेल। टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार का, TH, TK, TS, TM, जिसमें से उन तीनों का अभी कोई बात नहीं कर रहे, इसमें इसको भी कोई बात नहीं कर रहे। हमने केवल 2 को देखा है, एक प्लाज्मा बी सेल को, दूसरा टी हेल्पर सेल को। कि सर जब भी जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, एंटीबॉडी की जब भी जरूरत पड़ेगी, उस समय टी हेल्पर सेल जा करके जगाएगा या स्टिमुलेट करेगा, जो आप समझ लो। स्टिमुलेट करेगा किसको, प्लाज्मा बी सेल को, और प्लाज्मा बी सेल बदले में बना के देगी इसको एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी कितने प्रकार के बनेंगे, 5 प्रकार के, IgD, IgE, IgM, IgA, IgG। डन। ये है कहानी हमारे अंदर बनने वाले एंटीबॉडी की।
अब वो जरूरत कब पड़ेगी, क्यों बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, वो सब कहानी इस चैप्टर में। तुमको भी नींद आ रहा है बच्चिया, जल्दी उठो, जल्दी वहां से उठो, जल्दी, एकदम 1 सेकंड समय नहीं, जल्दी जाओ। अब एकदम बेइज्जती ही करना रह गया अब आप लोगों का, तभी सुधरोगे सब। जल्दी जाके मुंह हाथ धो के आओ। नहीं 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 नहीं, अतुल देखते रहो, तुम लोग का कितना बेइज्जती करते हैं हम, बस देखते रहो, किसी का आंख खाली झपक के दिखा। किसी दिन स्पेशल वीडियो बनाना, उस दिन आप लोगों के गार्जियन को दिखाएंगे कि देखिए ये स्पेशल वीडियो आप लोग के बच्चा सबका। मिटा देंगे इसको। हाँ देखो, एक चीज और, जब हमने आपको एड्स पढ़ाया था ना, उस समय की कहानी है ये सब कुछ ऐसा ही है हमारे बॉडी के अंदर, सारे लोगों के अंदर यही कहानी होती है, ठीक है, कोई इसमें चेंज नहीं होता है। हाँ, जब किसी को एड्स हो जाता है, एड्स होने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। उस HIV का एक दूसरा नाम है, कोई बोलना मत। HIV का दूसरा नाम बताया था आप लोगों को, LAV। तनी फुल फॉर्म बता दो बाबू, नहीं पता, आप बता दो, नहीं पता। एनीबॉडी जो LAV का फुल फॉर्म बताए? LAV, लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। याद रखिए, कभी गलती से HIV हटा के LAV दे दिया तो बुद्धि फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जिस व्यक्ति को HIV इफेक्ट में आता है, यानी कि अगर सपोज कोई व्यक्ति है, उसके अंदर HIV वायरस चला गया, हम कह देंगे कि ना कि वो व्यक्ति को क्या हो गया? एड्स हो गया, ठीक है। उस केस में होता क्या है? रीजन कि एड्स कोई रोग नहीं है ना, ये एक सिचुएशन है, एक परिस्थिति है, स्थिति है ना। होता क्या एड्स के केस में कि जो आपका HIV वायरस आता है ना, वो HIV वायरस इसी हेल्पर सेल को मार देता है। अब मेरे अंदर हेल्पर सेल है नहीं, प्लाज्मा बी सेल को कौन जगाएगा, कौन स्टिमुलेट करेगा? जब कोई स्टिमुलेट करने वाला नहीं है तो हमारे अंदर क्या नहीं बनेगा? एंटीबॉडी नहीं बनेगा। जब किसी को एड्स हो जाता है तो दिक्कत किसकी होती है? एंटीबॉडी की होती है, ठीक है। बाकी आगे खुद समझ जाओगे कि एंटीबॉडी नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत होगी हमारे अंदर। मिटाएंगे इसको। चलो आगे समझिएगा। एक्वायर्ड की ही बात कर रहे हैं अभी हम लोग, उपार्जित की ही बात कर रहे हैं। अब हमने क्या बोला कि इसको क्या करते हैं? जन्म के बाद प्राप्त करते हैं ना। कैसे प्राप्त करते हैं? देखो कैसे कैसे हमारे अंदर ये बनते जाते हैं धीरे धीरे वो चीज। जैसे एक वायरस ले लेते हैं हम लोग। इस वायरस के अंदर क्या है? इसका DNA है, ठीक है। चलो अब हमको पता है ना कि वायरस जो होते हैं कैसे होते हैं बच्चा? न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। इसका मतलब कि यहां पर क्या मिलेगा? न्यूक्लिक अम्ल मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। मे बी वो DNA हो सकता है या तो RNA हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वायरस के अंदर मिलने वाला न्यूक्लिक अम्ल DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए सीधा सीधा लिखा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। और ये बाहर जो एक इसका प्रोटेक्टिव लेयर होता है वो कौन होता है? प्रोटीन होता है। यानी कि कुल मिला जुला के वायरस में मात्र दो चीज है, सबसे पहला न्यूक्लिक अम्ल, दूसरा प्रोटीन। इसीलिए वायरस को कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर, न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही उसको बहुत सारे टीके लगा दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली एक टीका याद रखो, MMR, ठीक है। ये MMR का जो टीका होता है ये 3 तरह के वायरस से बचने के लिए दिया जाता है। एक होता है मेलेनिज्म, याद नहीं है मुझे एक्चुअली, ठीक है, छोड़ दो। MMR याद रखिएगा, BCG का टीका याद रखिएगा। ये सब क्या है? कुछ टीके हैं। टीकों को दिया क्यों जाता है, क्या होता है टीके में, समझिएगा कहानी। MMR जो है ये टीका किसके लिए दिया जाता है? वायरस से बचने के लिए, ठीक है। अब बच्चे का अभी अभी जन्म हुआ है तो खुद से सोचो कि इसके अंदर कौन सा इम्यूनिटी होगा, सहज वाला होगा या उपार्जित वाला होगा? सहज वाला। जाहिर सी बात है कि इसके अंदर अभी मात्र केवल कौन सा इम्यूनिटी? इनेट इम्यूनिटी होगा, है ना। एक्वायर्ड इसके अंदर नहीं होगा। एक्वायर्ड इसके अंदर पैदा कराना है ना। एक्वायर्ड इसके अंदर बनाना है। कैसे बनाया जाएगा? देखिए, उस बच्चे को टीका दिया जाता है। किसका टीका दिया जा रहा है? MMR का टीका दिया जा रहा है, ठीक है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टीकाकरण बोलते हैं। जब किसी को टीका लगाया जाता है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं? वैक्सीन, वैक्सीन, ठीक है। और हिंदी में कह दिया गया सर टीका लगाया, टीकाकरण। इंग्लिश में बोलो वैक्सीन लगाया तो क्या बोलेंगे? वैक्सीनेशन, ठीक है। चलो आगे।
अब इस टीका को जो दिया गया था इस बच्चे को क्या था, तो सुनना ध्यान से। सर ये एक वायरस है ये, ठीक है, इस वायरस को कर देते हैं न्यूट्रल, यानी कि एक ऐसा वायरस बनाएंगे हम न्यूट्रल करके जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आराम से कहानी समझिएगा, ठीक है। और वायरस में नुकसान कौन पहुंचाता है? न्यूक्लिक अम्ल। इसका प्रोटीन हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है, गलती से भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये प्रोटीन क्या है? अच्छा है। और ये जो न्यूक्लिक अम्ल है यही हमें क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है लेबोरेटरी वगैरह में कि एक ऐसा वायरस लिया जिससे हमें नुकसान होने वाला है, ठीक है। जैसे सिंपली एक एग्जांपल ले लो किसका? कोरोना वायरस का। अभी कोरोना वायरस का टीका सभी ने लिया हुआ है, लगभग ने लिया है। उस विषय को समझते हैं? नहीं लिया आपने? लेना चाहिए ना, ठीक है। तो कोरोना वायरस क्या है? देखिए सर, ये इसका प्रोटीन हो गया, और इस प्रोटीन के अंदर क्या मिल रहा होगा? इसका डीएनए और आरएनए जो भी मिल रहा। हालांकि क्या है, कोरोना वायरस एक प्रकार का रेट्रो वायरस है, तो क्या मिल रहा होगा? आरएनए मिला होगा। जब हमारे अंदर जाता है तो वो क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बनाएगा क्या? डीएनए, उसके बाद बनाएगा प्रोडक्ट, फिर पहुंचाएगा हमें नुकसान, ठीक है। चलो वो बात की चीज है। फिलहाल कि सर इसके अंदर मिल रहा है इसका न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। डॉक्टर्स क्या करेंगे, या जो लेबोरेटरी में जो काम करने वाले साइंटिस्ट है वो क्या करेंगे इसके साथ कि सर इसके अंदर के डीएनए को या आरएनए को या कुल मिला जुला के न्यूक्लिक एसिड को हटा दिया जाएगा। केवल क्या बच जाएगा? प्रोटीन। ये बचा दिया केवल हमने प्रोटीन। क्या हमने इसको निष्क्रिय कर दिया, न्यूट्रल कर दिया? कैसे बोल रहे हैं न्यूट्रल? क्योंकि सर ये तो अब नुकसान नहीं पहुंचाएगा हमें। नुकसान कौन पहुंचाता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल को हटा दिया हमने, यहां से क्या बच गया? प्रोटीन। ये प्रोटीन हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब इस प्रोटीन को क्या किया जाएगा? टीके के रूप में इस्तेमाल में लिया जाएगा। ये बना दिया हमने टीका, वैक्सीन, ठीक है। अब ये वैक्सीन उठाया, इस बच्चे को दे दिया जाएगा, ठीक है। यहां तक की कहानी समझ में आई? बच्चे को दे दिया। अब बच्चे के अंदर क्या होगा भाई? तो बच्चे के अंदर कौन बैठा है? उसका लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट की कहानी अभी अभी आपने देखी है कि लिम्फोसाइट दो प्रकार के, ठीक है। लिम्फोसाइट करता क्या है? पहचान करता है। ये बात तो हमको पहले से पता है, कई दफा बता दिया है आप लोग को। अब उस लिम्फोसाइट में कहीं ना कहीं एक क्या है? प्लाज्मा बी सेल है, दूसरा मेमोरी बी सेल है, एक तरफ क्या है? चार कोशिकाएं, टीएच है ना, टीके है, टीएस है, टीएम, सारे लोग हैं। जैसे ही ये प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर हमारे अंदर गया, टीकाकरण के माध्यम से, टीका के रूप में या वैक्सीन के रूप में हमारे अंदर गया, हमारा लिम्फोसाइट एकदम तैयार हो जाएगा। काहे तैयार हो गया? क्योंकि बाहर से जा रहा है ना। अब बाहर से जाएगा तो इसको क्या समझा जाएगा? एंटीजन समझा जाएगा, प्रतिजन समझा जाएगा। तुरंत हमारा इम्यून सिस्टम या फिर उस बच्चे का इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसका लिम्फोसाइट एकदम परेशान हो जाएगा, बोलेगा भाई कोई तो आ गया, आक्रमण हुआ है भाई अपने अंदर, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि यहाँ पे जो लिम्फोसाइट है हमारा, तुरंत वहां से टीएस सेल एक्टिव होगा। टीएस सेल किसको मैसेज भेजेगा? प्लाज्मा बी सेल को। प्लाज्मा बी सेल क्या करेगा सर? तुरंत से क्या बना के देगा? एंटीबॉडी बना करके देगा। और एंटीबॉडी कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। आईजीडी, आईजीई, आईजीएम, आईजीए और आईजीजी, ठीक है। ये 5 प्रकार का एंटीबॉडी बना करके दे दिया इस बच्चे के लिम्फोसाइट ने, ठीक है। अब इसमें से स्पेशली मान लिया जाए कि सर ये कहां गया, कहां गया? ये रहा। देखो जो आईजीजी है, ये आईजीजी जा करके यही ना प्रोटीन गया है हमारे अंदर, या इस बच्चे के अंदर गया हुआ है। अब आईजीजी अगर मान लें कि आईजीजी जा करके इसकी पहचान कर रहा है, ठीक है। अच्छा पता है एंटीबॉडी क्या करते हैं? मारते नहीं है। एंटीबॉडी क्या करते हैं ये बताओ तो जरा। इतना तक तो हम जानते हैं कि सर लिम्फोसाइट पहचान करता है, ठीक है। अब उस लिम्फोसाइट के अंदर जो सिस्टम चलता है वहां से एंटीबॉडी बने हैं 5 प्रकार के। ये एंटीबॉडी क्या करते हैं? मार देते हैं क्या जाकर के रोगाणुओं को? पहचान करते हैं। उसके बाद नहीं, वो तक तो ठीक है। देखो सुनना, ये एंटीबॉडी, जैसे मेरे अंदर एंटीबॉडी है, मेरे अंदर कोई वायरस चला गया, बैक्टीरिया चला गया, वो एंटीबॉडी तुरंत जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अगली बार में, अगले क्लास में हम लोग एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे। लॉक एंड की थियरी पे काम करता है ये, ठीक है। कि वो हर एक, मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक होता है ये,
ठीक है, देखना जब आपके बुक में एंटीबॉडी दे रखा है ना, तो एंटीबॉडी के ऊपर कुछ स्पेशल खांचा दिया होगा, ऐसा डिजाइन दिया होगा, है ना, उसी डिजाइन में जाकर के वो एंटीजन बैठता है, ठीक है। और जब बैठ जाएगा इसका मतलब कि एंटीबॉडी ने उसकी पहचान कर ली, ठीक है। पहचान करने के बाद क्या करेगा, एंटीबॉडी उसको निष्क्रिय कर देगा। जैसे मेरे अंदर कोई वायरस गया था, उस पर जाकर के अटैक किया किसने, मेरी एंटीबॉडी ने। एंटीबॉडी मारेगा नहीं उसको, एंटीबॉडी उसको पहले अपने साथ जोड़ेगा, जोड़ने के बाद उसका पहचान कर लेगा कि कौन है ये, कैसा दिखता है, क्या करता है, वो सब कुछ करने के बाद ये एंटीबॉडी इस वायरस को न्यूट्रल कर देगा, यानी कि अब ये वायरस मेरे अंदर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, न्यूट्रल करके फिर छोड़ देगा, बोले जा भाई जी ले अपनी जिंदगी, है ना। और उसके बाद हमारे अंदर कौन है, मैक्रोफेज है, तुरंत मैक्रोफेज आएगा, इसको खा पी के खत्म कर देगा। तो मैक्रोफेज मारता नहीं है, मरे हुए को मारता है, ये भी ध्यान रखना, मैक्रोफेज मरे हुए को मार रहा है, बात समझ में आ रहा है। चलो अब देखो यहां से आगे कहानी क्या हुई। हाँ अच्छा सॉरी टाइम, कोई बात नहीं, यहां तक की बात समझ में आ गई है कि यहां पर क्या हुआ, ये एंटीबॉडी जाएगा, इसकी पहचान करेगा, पहचान करने के बाद, पहचान कर लिया ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बस यहां तक याद रखना, फर्स्ट एनकाउंटर। हाँ बुक में दिया होगा मुठभेड़, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एनकाउंटर, प्रथम मुठभेड़। इसके आगे की कहानी देखेंगे कल, है ना, मिला। चलो जो डाउट होगा आप देख लीजिएगा, उसके बाद अगर कुछ रहेगा तो फिर बताइएगा हमें।